चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसे सफर पर जो हमें हजारों साल पीछे ले जाएगा। हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे पुरानी और रहस्यमयी शहरी सभ्यताओं में से एक हड़प्पा सभ्यता की। जरा सोच कर देखें, एक पूरा का पूरा शहर जो हजारों सालों से जमीन के नीचे दबा हुआ था, और उसकी खोज होती है एकदम अचानक, एक रेलवे लाइन बिछाने के दौरान। यही दिलचस्प कहानी है हड़प्पा की। तो चलिए इस पुरातात्विक खोज में साथ चलते हैं और इस खोई हुई दुनिया के राजों से पर्दा उठाते हैं। तो इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? शुरुआत करेंगे हड़प्पा की खोज की कहानी से, फिर इन अनोखे शहरों की बनावट को समझेंगे, वहां के लोगों की जिंदगी और उनके हुनर को जानेंगे, और आखिर में उस सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतनी विकसित सभ्यता खत्म कैसे हो गई। तो ठीक है, शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। हमारी कहानी शुरू होती है आज के पाकिस्तान से, जहां एक खंडहर को देखकर किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो एक पूरी प्राचीन दुनिया का दरवाजा खोलने वाला है। आप जरा इस टाइम गैप को समझिए। लगभग 4700 साल पहले ये शहर अपने चरम पर थे, और फिर आज से करीब 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इंजीनियरों को ये जगह मिली। उन्होंने इसे बस एक मामूली खंडहर समझा और यहां से हजारों अच्छी पकी हुई ईंटें उखाड़कर रेलवे लाइन में लगा दी। सोचिए, इस एक गलती से कितनी ही ऐतिहासिक इमारतें हमेशा के लिए तबाह हो गई। इसके काफी बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों को इसकी असली अहमियत समझ आई। अब बात करते हैं उस चीज की जो हड़प्पा सभ्यता को सबसे खास बनाती है, उनकी जबरदस्त टाउन प्लानिंग। उनके शहर देखकर ऐसा लगता है मानो किसी आर्किटेक्ट ने पूरा मास्टर प्लान बना के इन्हें बसाया हो। तो होता क्या था कि हड़प्पा के ज्यादातर शहर दो हिस्सों में बटे होते थे। एक था पश्चिमी हिस्सा, जो थोड़ा छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। इसे पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग या सिटाडेल का नाम दिया है। और दूसरा था पूर्वी हिस्सा, जो बड़ा था पर निचले इलाके में था। इसे निचला नगर या लोअर टाउन कहा गया। ऐसा माना जाता है कि ऊंचे वाले हिस्से में शायद शासक वर्ग रहता होगा और निचले हिस्से में आम लोग। और नगर दुर्ग में बनी कुछ खास इमारतों में से एक, ये देखिए, मोहनजोदाड़ो का महान स्नानागार। क्या शानदार स्ट्रक्चर है! ये एक बहुत बड़ा तालाब था जिसका इस्तेमाल शायद खास मौकों पर किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता होगा। ये उनकी इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। जरा इसकी इंजीनियरिंग को देखिए, मतलब कमाल ही है। इसे बनाने में पक्की ईंटों का इस्तेमाल हुआ। पानी का रिसाव रोकने के लिए इस पर प्लास्टर की परत चढ़ाई गई और उसके ऊपर प्राकृतिक तारकोल, मतलब चारकोल की एक लेयर लगाई गई ताकि ये पूरी तरह से वाटरप्रूफ हो जाए। इसमें उतरने के लिए दोनों तरफ से सीढ़ियां थी और चारों ओर कमरे भी बने हुए थे। ये तकनीक इतनी एडवांस थी कि ये आज भी मौजूद है। और उनकी प्लानिंग का एक और शानदार नमूना, ये देखिए, उनका ढका हुआ ड्रेनेज सिस्टम। हर नाली में एक हल्की सी ढलान दी जाती थी ताकि पानी आसानी से बह जाए। कमाल की बात तो यह है कि घरों की नालियों को सड़कों की बड़ी नालियों से जोड़ा गया था, और जगह जगह पर सफाई के लिए मैनहोल भी थे। मतलब हजारों साल पहले साफ सफाई पर इतना ध्यान वाकई हैरान करने वाला है। तो जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो इस पॉइंट पर खास ध्यान दें। हड़प्पा की नगर योजना, उनका ड्रेनेज सिस्टम और शहर का ये दो हिस्सों वाला विभाजन, ये एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। इससे जुड़े सवाल अक्सर परीक्षाओं में आते हैं, इसलिए इसे अच्छे से समझ लें। तो हमने शहर तो देख लिए, अब चलिए बात करते हैं उन लोगों की जो इन शहरों में बसते थे, मतलब वहां के शासक, लेखक और कारीगर। जरा उस दौर में चलते हैं। सोचिए, शहर में कौन कौन रहता होगा। शासक थे जो शायद नगर दुर्ग में रहते थे और दूर दराज के इलाकों से कीमती पत्थर और धातुएं मंगवाते थे। लिपिक थे, यानी लिखने वाले, जो मोहरों पर कुछ लिखते थे, ऐसी लिखावट जिसे हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। और फिर थे शिल्पकार, महिलाएं और पुरुष दोनों, जो अपने घरों या कार्यशालाओं में कमाल की चीजें बनाते थे। और उनकी कारीगरी का लेवल तो देखिए जरा। बाईं तरफ ये मोहर देखिए, इस पर जानवर की नक्काशी कितनी असली लग रही है ना? इन मोहरों का इस्तेमाल शायद व्यापार में सामान की पहचान के लिए होता था। और दाईं तरफ ये मूर्ति देखिए, जिस पर कढ़ाई वाले कपड़े दिखाए गए हैं। ये बताता है कि वो सिर्फ कारीगर नहीं, बल्कि बेहतरीन कलाकार भी थे। हड़प्पा के लोग एक बहुत ही स्पेशल चीज बनाते थे, जिसे कहते हैं फेयांस। अब ये फेयांस क्या है, समझिए। ये उस जमाने का एक तरह का लग्जरी मटेरियल था।
इसे बालू या स्फटिक पत्थर के चूरे से बनाया जाता था और फिर उस पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इसे बनाना काफी मुश्किल था, इसलिए इससे बनी चीजें जैसे कि मनके या चूड़ियां बहुत कीमती होती थीं। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े बड़े शहर, इतने सारे लोग आखिर चलते कैसे थे? चलिए उनकी अर्थव्यवस्था की बुनियाद को समझते हैं, मतलब उनके व्यापार और खेतीबाड़ी को। ये टेबल हमें बताती है कि हड़प्पा के लोग अकेले नहीं थे। उनका ट्रेड नेटवर्क बहुत बड़ा था, मतलब एक तरह का इंटरनेशनल ट्रेड चल रहा था। वे तांबा मंगवाते थे आज के राजस्थान और ओमान से, टिन आता था अफगानिस्तान और ईरान से, सोना आता था कर्नाटक से और कीमती पत्थर गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से। शहरों की इतनी बड़ी आबादी का पेट भरने के लिए जाहिर है खेती बाड़ी भी जबरदस्त होती होगी। वे गेहूं, जौ, दालें, मटर जैसी कई फसलें उगाते थे। एक नई चीज थी हल का इस्तेमाल। अब लकड़ी के हल तो इतने सालों में बच नहीं पाए, लेकिन हमें मिट्टी के बने खिलौना हल मिले हैं। इससे पता चलता है कि वे इस तकनीक को जानते थे। साथ ही वे मवेशी, भेड़, बकरी और भैंस भी पालते थे। चलिए अब थोड़ा गुजरात की तरफ चलते हैं, जहां हमें हड़प्पा सभ्यता के दो बहुत ही खास शहर मिलते हैं, धोलावीरा और लोथल। इन दोनों की अपनी अलग पहचान है। अब इन दोनों शहरों में कुछ बहुत ही दिलचस्प फर्क हैं। जैसे कि जहां ज्यादातर हड़प्पा शहर 2 हिस्सों में बटे थे, धोलावीरा 3 हिस्सों में बटा था। और यहां एक अनोखी चीज मिली है, हड़प्पा लिपि में लिखे बड़े बड़े अक्षरों वाला एक शिलालेख, जो शायद दुनिया का सबसे पुराना साइन बोर्ड रहा हो। वहीं दूसरी तरफ लोथल अपने विशाल गोदी बाड़े यानी डॉकयार्ड के लिए मशहूर था। ये व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। ये देखिए, लोथल का मशहूर डॉकयार्ड। ये कोई मामूली तालाब नहीं था, ये उस वक्त के सबसे बड़े स्ट्रक्चर्स में से एक था और समुद्री व्यापार का एक बहुत बड़ा सेंटर था। यहीं पर जहाज आकर रुकते थे और माल उतारा और चढ़ाया जाता था। एक बार फिर एग्जाम्स के लिए ये बहुत जरूरी पॉइंट है। लोथल का डॉकयार्ड, धोलावीरा का 3 हिस्सों वाला शहर, ये सब मैच द फॉलोइंग टाइप के सवालों में बहुत पूछे जाते हैं, तो इन खासियतों को अच्छे से याद रखना जरूरी है। और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी पहेली पर। आखिर इन शानदार शहरों का हुआ क्या? ये लोग कहां चले गए? देखिए, इसका कोई एक सीधा सा जवाब नहीं है। करीब 3900 साल पहले कुछ ऐसा हुआ कि लोगों ने इन शहरों को छोड़ना शुरू कर दिया। अब क्यों? इसके पीछे कई थियोरीज हैं। कुछ कहते हैं कि नदियां सूख गई, कुछ का मानना है कि जंगलों की कटाई बहुत ज्यादा हो गई थी, कुछ विद्वान बाढ़ को वजह बताते हैं, और यह भी हो सकता है कि शासकों का कंट्रोल खत्म हो गया हो और पूरी व्यवस्था ही ढह गई हो। शायद सच इन सबका मिलाजुला असर हो। यह आज भी एक बहुत बड़ी पहेली है। और आखिर में बस एक सवाल कि क्या हमारे आज के आधुनिक शहर, जो खुद क्लाइमेट चेंज और रिसोर्सेज की कमी जैसी चुनौतियों से जूझ रहे हैं, इस हजारों साल पुरानी सभ्यता की प्लानिंग और उसके रहस्यमयी अंत से कुछ सीख सकते हैं? सोचिएगा जरूर।